सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द इनसाइड सीरीज। तो आज हमारे पॉडकास्ट में थोड़ी सी म्यूजिकल वाइब्स आ रही है क्योंकि हमारे साथ है मोस्ट टैलेंटेड सिंगर मिस्टर प्रतीक मेघवाल। आपने इन्हें बहुत सुना होगा, इनके गाने बहुत म्यूजिकल प्लेटफॉर्म्स पे हैं। ख्वाबों का सफ़र, सच कह दो, जिंदगी। तो आज थोड़ा सा म्यूज़िक फ्लेवर लाते हैं हमारे एपिसोड्स में और हम सीखते हैं भैया का म्यूज़िक करियर कैसा रहा और बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखते हैं, उनके फेजेस जो इन्होंने किए हैं अपनी लाइफ में और एक साइंस बैकग्राउंड से म्यूज़िकल बैकग्राउंड में आने में जो इन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है काइंड ऑफ। तो हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। तो भैया कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आज आपकी लाइफ? बहुत अच्छी चल रही है भाई। अभी तक तो स्मूथ चल रही है लग रहा है। 24 में आ गया हूँ, 24 की ज़िंदगी चल रही है अभी। और आजकल आपका, जैसे मुझे आपने बताया था इवेंट्स में बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट रहता है हाँ। और अभी तो टाइम भी वो 31st वाला है, यस यस यस। तो लाइव शोज वगैरह प्रॉपर। हाँ, अभी शेड्यूल थोड़ा शोज़ की वजह से तो हेक्टिक है। जी। कह सकते हैं कि हर दिन शोज़ है, शोज़ वोज़ करने ही पड़ रहे हैं। हम्म। बट हाँ, यही फ़न है, इसमें मुझे मज़ा भी आता है तो। और आपको लाइव शो करते वक्त हम्म, कैसा फील होता है एक ऑडियंस को के सामने आप परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि जनरली एक हम्म, प्रोफेशन वो फील नहीं कर पाता, तो वो हम्म। फीलिंग क्या रहती है? पहले बहुत स्टार्टिंग में ऐसा था कि जब भी गा रहा हूँ तो मैं अपने लिए हम्म। गाता था। बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहता था। बट अब ऐसा है कि जब भी मैं ऑडियंस देखता हूँ तो अब मैं ऑडियंस देख के कैटर करता हूँ कि अब ओके। मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ तो मेरे लिए यही होता है कि अब ये लोग हैं और इन लोगों को आखिरी तक मुझे इन लोगों को फन कराना है। जी। इन लोगों को मतलब जो ये फील करना है, जिसके लिए ये पैसे दे रहे हैं, हम्म। उसके लिए उनको वो फील कराऊँ। तो अभी मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा ऑडियंस ओरिएंटेड हो चुका है म्यूज़िक, बट तो अच्छा है। आपको वाइब मैच करनी है ऑडियंस के साथ और आपकी हाँ। वाइब में ऑडियंस को इनरोल हाँ, करना है। यही कि मेरी वाइब में है, मैं उनकी वाइब में ना जाऊँ, वो थोड़ा बिल्कुल। गलत हो जाता है। हम्म। यस। सो भैया, जैसा जितना मैंने समझा है, स्टैंड अप कॉमेडी भी ले ले और हुँ, लाइव शोज म्यूजिक भी ले ले, हुँ, तो जो स्टार्टिंग का 10 मिनट रहता है वो बहुत क्रूशल रहता है हुँ, किसी भी हुँ, परफॉर्मर के पर्सपेक्टिव से। हुँ, अगर आपने स्टार्टिंग के 10 मिनट जीत ली उस शो में, हुँ, तो काइंड ऑफ आपने वो 90% पार्ट अचीव कर लिया उस शो का। तो हुँ। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेकर? यार मेरे लिए मुझे लगता है स्टार्टिंग का 10 मिनट भी नहीं, बहुत पहले का जो 1 मिनट होता है ना, जी। जब मैं साउंड चेक करता हूँ, मेरे लिए वही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब यूजुअली क्या होता है ना, लोगों को नहीं पता है कि म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक की डेप्थ नहीं पता है, पर उनको ये ज़रूर पता है अच्छा गा रहा है, बुरा गा रहा है। ये हम सब लोग जज कर सकते हैं। आप अगर किसी को गाते हुए सुनते हो, आप एक बार को कह सकते हो कि इसकी आवाज़ अच्छी है, नहीं है। तो जब वो स्टार्टिंग का जो 1 मिनट होता है, जब मैं साउंड चेक पे मैं हमेशा एक आलाप ही गाता हूँ। मेरा एक ओके। आलाप है जो मैंने बहुत समय से सीखा है, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं हम। बट वो आलाप की मेरी हमेशा होती है कि मैं उस पे साउंड चेक करता हूँ और मेरा वही ध्यान होता है कि उस आलाप पे ही मैं एक बार ऑडियंस, अगर सब इधर-उधर देख रहे हैं तो उनको एक बार के लिए सामने दिखाऊँ। अटेंशन उनकी अटेंशन ले लो। सीक करना ही इम्पोर्टेंट होता है और वही है कि पहले 10 मिनट में आप उनको जितना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, हम्म। उन लोगों का ध्यान ऐसे भी एक कई दफ़ा होता है कि एक तो आपको देख रहे हैं और कई दफ़ा होता है वो बात करते हुए भी सबकॉन्शियसली उनका कान आपकी तरफ लग रहा है। तो उन दोनों चीज़ों में मतलब 10 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट तो है। शुरुआत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट मेक्स सेंस। और इक्विपमेंट का कितना रोल रहता है वो स्टार्टिंग का फेज में? अगर आप बैठे हो, हुँ, हुँ, अगर एक भी चीज मिसप्लेस है आपकी, हुँ, 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 हुँ। तो वो एक आपका वो क्रिएट कर देता है, नर्वसनेस पॉइंट आ जाता है कि हाँ। जबकि वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगी, हुँ, हुँ। बट आपका जो चीजें हैं अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो वो हुँ, कितना हुँ। इम्पैक्ट डालती है, और ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? बहुत यार, जब आप लाइव शोज़ करने जाते हो तो यूजुअली आपकी सबसे बड़ी लड़ाई यही होती है कि आपने इतना साल म्यूज़िक सीखा है और अब आपका जो सारा म्यूज़िक है वो जाके डिपेंड करता है किसी के इक्विपमेंट पे, चाहे वो माइक है, चाहे वो स्पीकर है। अब लोग आपको आपके उस आधे घंटे के लिए जज करेंगे या 1 घंटे के लिए जज करेंगे और अगर आप उस आधे 1 घंटे में अगर आपके पास वो इक्विपमेंट्स प्रॉपर नहीं है या आपके पास आपकी चीज़ कुछ डैमेज तरीके से है, आपके गिटार की स्ट्रिंग टूट गई पहले ही, तो नर्वसनेस तो आती है। बट वही है, वो ओवर द ईयर्स अगर आप 3-4 साल कर रहे हो, आप हमेशा कैटर करना सीख लेते हो कि गंदे से गंदे साउंड पे भी कैसे परफॉर्म करना है या फिर आपका अगर स्ट्रिंग्स टूट गई है बीच शो में तो भी कैसे करना है। बट हाँ, अगर आप बहुत शुरुआत में कर रहे हो तो वो नर्वसनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है इंसान, समझ नहीं आता उसको कि हम्म। इन चीज़ों को कैसे सँभालें, तो वो मुश्किल तो रहती है। हाँ, तो भैया किसी भी लाइव म्यूजिक को लिखने से पहले, या आप किसी लाइव शो पे जा रहे हैं या हुँ, किसी म्यूजिक के लिरिक्स लिख रहे हैं, तो काइंड ऑफ उसमें आपको पर्सनल स्पेस की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है और हुँ। उसकी इम्पोर्टेंस क्या
रहती है एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से? मेरा ऐसा मानना है, यूजुअली जब मैं भी स्टार्टिंग में म्यूज़िक सीखता था, तो आप ऐसा हो सकता है कि आप आपके घर पे बैठकर आप म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रहे हो 24 घंटे, हम्म, पर आप फिर भी कुछ क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने म्यूज़िक बहुत सीखा है, बट जब आप गाना बनाते हो या जब आप गाना लिखते हो, जी। तो वो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस है। आपने जो भी किया है, आपने चाहे अगर लव फील किया तो आप प्यार के बारे में लिखते हो, कभी आपने अगर किसी तरीके का बिट्रेयल फील किया तो आप उसके बारे में लिखोगे, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है आपने भगवान के बारे में सोचा तो आप उस तरीके के गाने लिखते स्पिरिचुअल। हो। यस, अब जो थॉट है आपके दिमाग में, जिस तरीके की आपने लाइफ जी है बहुत बारी, तो आप उसी के बारे में लिखते हो। तो पर्सनल स्पेस में से भी रहना मुझे लगता है उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप आपकी लाइफ को किस तरीके से जीते हो, अब आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस क्या है। क्योंकि अगर मैं 24 घंटे बैठ के एक कमरे में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे पास लाइफ में इस 4 दीवार के अलावा कुछ है नहीं ब्रो। मेरे पास सिर्फ मेरा वही है सामने जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बट अगर मैं इससे हटकर अगर मैं लाइफ जी रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, या मैं अगर किसी सड़क पे खड़े एक आदमी को बस देख के ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ, कोई आदमी मेरे सामने कुछ भी कर रहा है, मैं उसको बैठ देख के बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है, तो मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस आपके लिए तब इम्पोर्टेंट होती है जब आप आपकी आपकी कथित बहुत कुछ आपके अंदर कुछ डीप चीज लिख रहे हो, मान लो जैसे सबसे नॉर्मल होता है हार्ट ब्रेक लिख रहे हो जब आप तो आपके तो साथ हार्ट अगर ब्रेक के लिए भी आपको पहले उस जोन में जाना पड़ेगा। पर्सनल स्पेस तब क्रिएट होगी जब आप हाँ उसको एक्सपोज करोगे, एक्सपोजर एग्जैक्टली, लोगे। तो आपको उस जोन में तो जाना ही पड़ेगा। हाँ आपको फील करना पड़ेगा, आपके साथ जो भी होता है लाइफ में आप उसको ऐसे करके नहीं कर सकते कि लेट इट भी हो गया। हम्म, ऐसे अगर आप वो करते हो तो फिर आप, मेरे को नहीं लगता कि आप लिख पाओगे, क्योंकि एक म्यूजिशियन के पास मुझे लगता है ये एक पावर होती है कि चाहे मतलब आपके साथ कुछ भी हुआ हो, बहुत बहुत लोग होते हैं दुनिया में जो ना डिप्रेशन से सफ़र इसलिए कर पाते हैं क्योंकि लोग बोल नहीं पाते बाहर, उनकी बातें उनके पास रहती है। एक म्यूजिशियन सबसे ज़्यादा उसके पास ये होता है कि वो शायद किसी को बोल ना पाए, बट वो उसके बारे में कुछ लिख देगा और वो पूरी दुनिया को वो गाना दे देगा, दुनिया उस पर इंजॉय करेगी, सब बोल रहे हैं क्या क्या अच्छा गाना है, बहुत कनेक्ट अच्छा, करेगी। कनेक्ट करेगी, वो अपने तरीके से करती है। बट वो उसकी डीपेस्ट और डार्केस्ट इनसिक्योरिटी है जो उसने लिख के रख दी है, कि वो शायद किसी को बोल नहीं पा रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, बट उसने लिख दिया, गाना बना दिया और अब दुनिया सुन रही है। तो पर्सनल स्पेस आपकी होती भी है, बट एक टाइम के बाद पर्सनल स्पेस बिक जाती है वो पूरी दुनिया उस पर्सनल स्पेस पे वाइब करती है और फिर फिर वो अपने अपने पर्सपेक्टिव से उनकी हाँ कहानी, आपका गाना, यस, और वो वाइब करता है। वो बस उनको लगता है कि फिर ये हमारी ही बात कह रहा है, बट वो अपने तरीके से उसको जज करते हैं और करते हैं फिर या ओके। पर्सनल स्पेस इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, तो भैया आपका एक गाना है हम्म ख्वाबों का सफर। हम्म तो जब मैंने उसे सुना, तो हम्म मैंने ये समझने की कोशिश की कि आपने उसे किस पीओवी से लिखा है। हम्म काइंड ऑफ कि वो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, हम्म या फिर किसी स्पेशल पर्सन के लिए। क्योंकि हम्म उसमें एक लाइन है, तुझको मैं मांगू खुदा से पिया। तो हम्म उसमें मुझे लगा स्पिरिचुअल है, या हम्म उसके पीछे आपकी इंटेंशन या इंस्पिरेशन क्या है? यार जब ये गाने का नाम मतलब बहुत उसको डिपिक्ट करता है कि ख्वाबों का सफ़र, तो ये गाना जब मैं लिख रहा था मैं बहुत टाइम तक अपने सपनों को लेकर ही जी रहा था। मेरे पास बहुत कुछ थे और मेरे को लग रहा था कि मैं उस दौरान में था जब मैं उसको ले लेके चल रहा हूँ बस, और मेरा एक जर्नी चालू हो गई थी कि वहाँ तक जाने के लिए। तो ये गाना उसी के लिए कि सबके अपने अपने सपने होते हैं और सबका वहाँ तक जाने का एक रास्ता सबका होता है। अब चाहे आप ऐसे जा रहे हो, कोई इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा, किसी की लाइफ में फॉल बैक आ गया, वो पीछे आएगा, फिर वो जंप करेगा। तो उस सफ़र के लिए वो पूरा गाना था। और मैंने ना हमेशा एक जो मेरे सपने हैं ना उनको मैंने एज एन एक इंसान की तरीके से देखा है। मुझे लगता है मेरे पास बैठा है, मैं उससे बात करता हूँ, ओके। तो मैंने हमेशा उसके लिए लिखा था कि इन सुबहों से इन शामों से मैं तो तुझको मांगू पिया। तो वो पिया मेरे सपने ही है, ओके। मेरे लिए वही है। और कि मैं तेरे ख्वाबों से खुदाओं से सब तुझी को मांगता हूँ मैं, क्योंकि मैं ज़िंदगी में किसी और चीज़ से इतना कभी अटैच नहीं हो पाया जितना मैं म्यूज़िक से होता हूँ, और म्यूज़िक को लेकर ही मेरे सारे ड्रीम्स थे। तो मैंने सिर्फ उसी के लिए लिखा था। और स्पिरिचुअली भी है ये गाना बहुत, क्योंकि इस गाने में मैंने सांवरे भी लिखा है। वो जिक्र ही बस इस वजह से था कि मैं भगवान के, मुझे लगता है मैं भगवान से भी इसलिए इतना कनेक्ट कर पाता हूँ, या स्पिरिचुअल भी मैं इसलिए इतना ओपन अप हो पाया हूँ जब से मैंने म्यूज़िक करना शुरू किया है। मैं इतना पहले मेरे माता पिता भी मुझे बहुत बोलते थे मंदिर जा, ये कर वो कर, पर मेरे को कभी ऐसा मन नहीं किया। पर फिर एक दिन मैंने, जब मेरे को किसी एक दोस्त ने मेरे गाना सुनाया था मुझे, ये शिव कैलाशों के वासी, उस दिन से मुझे मतलब रियलाइज़ होने लगा कि हाँ भगवान है, एक कुछ एनर्जी है, कुछ क्रिएट होता है जब मैं वो गाना गाता हूँ, तो मेरा मेरा ज़हन जो एकदम मुझे आवाज़ देता है कि भाई कुछ है यहाँ पर, बहुत पावरफुल एनर्जीज़ है। मैं उसके बाद फिर मैं केदारनाथ घूमने गया, फिर मैं जब भी ट्रिप पे जाता हूँ तो मैं एक जगह ले जाता हूँ अपने लिए कि मैं वहाँ जाऊँगा, एक बार वो जगह देखूँगा, स्पिरिचुअलिटी फील करूँगा। तो गानों में स्पिरिचुअलिटी भी है उस गाने में,
बट वो गाना मोस्टली मैंने सपनों के लिए लिखा है। जी। तो काइंड ऑफ क्या फील होता है एक म्यूजिशियन को, हम्म जैसे हम क्लासिकल में भी जाए तो ज्यादातर म्यूजिशियन भगवान से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, हम्म तो वो क्या चीज कनेक्ट करती है आपको हाईएस्ट एनर्जी से, हम्म और उस पे आपको कैसा फील हुआ है जब आप एक म्यूजिक लिखते हो हम्म स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, तो आपको वो क्या कनेक्ट करता है? यार क्लासिकल म्यूजिक की सबसे ब्यूटीफुल बात ही यही है कि वो किसी और इंसान के लिए नहीं, वो सिर्फ भगवान के लिए। Okay. वो पूरा स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे है। आप सारी बंदिशें कृष्ण भगवान के लिए लिखी हुई है। हर एक जो राग है वो भगवान के इर्द गिर्द घूमती है, सब कुछ उनके लिए है। तो अभी अभी ऐसा हो गया कि इस टाइम पर, आज के टाइम पर म्यूजिक को ना लोग एंटरटेनमेंट पर्पज से बोलते हैं कि ये मनोरंजन का साधन है, जो कि बहुत गलत है। आप कभी मन को रंजा ही नहीं सकते। आपका आपका मन बहुत चंचल है। आपको अभी अगर कुछ सब्जी खानी है, आप 10 मिनट बाद मम्मी को बोलोगे यार ये नहीं कुछ और बना लो, तो आपके मन के लिए नहीं है म्यूजिक। म्यूजिक इज ऑलवेज फॉर योर सोल। और अगर आप कुछ चीज़ आपके सोल के लिए करते हो तो वो स्पिरिचुअल ही है, क्योंकि आपकी सोल, देखो साइंस भी मना करती है कि ऐसा कुछ है नहीं। वो बोलते हैं कि प्रूफ नहीं है, बट सोल है। एक इंसान की अभी हार्ट बीट है जो है, बट आत्मा होती है। और जब मुझे लगता है कि आप आत्मा तक की बात कर रहे हो, आप आत्मा को सुकून दे रहा है अगर आपकी कुछ बॉडी में, तो वो स्पिरिचुअल ही है। तो म्यूजिक तब तक रिच नहीं होगा, म्यूजिक जब तक कनेक्ट नहीं करेगा, जब तक वो स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी किसी भी बात पे आ सकती है। मुझे लगता है कि अगर आप प्यार मोहब्बत की भी बातें करो ना, उसमें भी एक स्पिरिचुअलिज्म होता है। अगर आप भगवान से बहुत तरीके से बात कर सकते हो। आप भगवान से कि कई दफ़ा आप रूठ के बात करते हो कि जैसे मैंने गाना लिखा था सच कह दो अभी जो मेरा है, तो उसमें एक पार्ट है गाने का जो कि वो पूरा डार्क पार्ट है, और मैं उसमें भगवान से यही पूछ रहा हूँ कि जब जिस्म लुट रहे सड़कों पे तब तू कहाँ, जब कत्ल हो रहे प्यार के तो तू कहाँ। तो स्पिरिचुअलिटी के पाथ बहुत सारे हैं, बट म्यूजिक जाता एक ही तरफ है। तो म्यूजिक, डेस्टिनेशन एक ही है, हाँ। आप किसी भी इमोशन को कनेक्ट करो, डेस्टिनेशन वो है, इमोशन कनेक्ट किया और आप लिरिक्स लिख दो। यस, कि लिरिक भी बहुत बात का पार्ट है। अगर आप देखो तो कि आप सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट करते हो उस गाने से, कि आप क्या समझते हो। अगर आप कुछ गाना सुनना चाहता है तू भी, अगर तो आप सोचो कि उस गाने से आप सबसे पहले सुन के क्या एक्सपीरियंस करने की उम्मीद रखते हो। या तो आप लव सॉन्ग सुन रहे हो तो आपके दिमाग में कोई एक इंसान चल रहा है, आप ब्लिस्ड आउट हो, आप उसमें फील कर रहे हो। अगर आप कोई दुखी गाना सुन रहे हो तो आप कुछ और फील करते हो, फिर तब आप अपने आप को फील करते हो उस जगह पर बारिश में खड़ा हुआ भीगता हुआ। तो वो सब आपका पर्सपेक्टिव है। बट म्यूजिक जब तक इंसान के दिल को टच नहीं करता है, जब तक अगर वो स्पिरिचुअल ना है। और स्पिरिचुअलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूजिक की फील्ड में। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको समझ होना बहुत जरूरी है उस चीज की। तो भैया सच कह दो कि जो बीट है वो बहुत औसम है। तो पहली बात तो आपने वो बीट कैसे सिलेक्ट की, और एक लिरिक्स को एक बीट के साथ मैच करना कितना कॉम्प्लेक्स टास्क रहता है? यार जब वो गाना भी मैं बना रहा था ना, तब भी मैं मतलब मेरी लाइफ से बहुत परेशानी चल रहा था। मेरे जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसको लेके मैं सोचता था कि यार इसके आंसर तो नहीं है ना, पापा मम्मी के पास होंगे ना गुरुजी के पास होंगे जिनसे मैं संगीत सीखता हूँ। तो मैं कहा क्या किया जाए इसके बारे में, और उसको लेके मैंने गाना लिखा। तो वो गाना पूरा है 2 मूड्स में। पहला जो मूड है जब गाना शुरू हो रहा है, तब हम बस थोड़ा ऐसा बोल रहे हैं कि सच कह दो ये दुनिया है खेल और हम सब है तेरे खिलौने यहाँ। फिर वो गाने का मूड चेंज होता है, वो गाना डार्क बनता है। तो ये जो भी बीट्स हो गया या म्यूजिक जो होता है, वो सेलेक्ट करने का सारा पर्सपेक्टिव आपने जितने साल म्यूजिक सीखा है ना, उसी से आता है। कि आपको पता होता है कि ये नोट जो है, जब मैं ये नोट मारूंगा तो ये माहौल जो है इंटेंस होगा। मैं जब ये नोट मारूंगा तो वो बहुत सुकून से भरेगा, लोग मेरे साथ चिल करेंगे, सब चलेंगे, वाइब करेंगे। तो वो सारा जो बीट का, म्यूजिक प्रोडक्शन का जो खेल होता है, वो सब कुछ मुझे लगता है वो सब स्टूडियो में बनता है। मैं भी जब एक गाना बनाता हूँ, मैं कम से कम 4 महीने मेरे पास गाना रखता हूँ। मैं सोचता हूँ इसको मैं गाऊँ, मैं तब तक गाता हूँ, तब तक घर पे बैठ के गाता हूँ जब तक मुझे लगता है कि मेरे से अच्छा भी कोई नहीं गाएगा। तो मेरे को सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ अब मैं गाना इसको ले जाके कहीं दे सकता हूँ। फिर उस गाने का आइडिया जो होता है आपके पास, कि मैं गाना इस तरीके से इमेजिन करता हूँ कि गाना ऐसा शुरू होगा, इस तरीके से ग्रिप करेगा, इस तरीके से आगे वापस डाउन आएगा। तो आप वो जाके उनको एक्सप्लेन करो, और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स का काम ही होता है आपके लिए, वो बनाते हैं बेस्ट बीट, बेस्ट जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इसमें हमने बस जो बीच का पार्ट है, हमने सोचा था कि जो फ्लिप करेंगे हम पूरा वो क्लासिकली ही करेंगे। तो हमने तबला और सितार प्लेयर बुलाए, और हमने वो पूरा जो पार्ट है उसमें उसको थोड़ा इंटेंस करके वो सब करके, और हमने एक वो पार्ट करके वापस स्विच किया। तो सच कह दो बस ऐसा बना थोड़ा। और इनिशियल फेजेस में ये तो आप इतने साल से एक्सपीरियंस ले लेके बीट्स समझ के आप कर रहे हो, बट जो इनिशियल फेज है, एक सिंगर नया आया है और उसने म्यूजिक बनाना स्टार्ट किया, म्यूजिक को फील करना और समझना स्टार्ट किया, तो तब बीट के साथ
उसकी क्या वाइब रहती है और वो बीट समझना उसके लिए कितना मुश्किल रहता है? तब मुश्किल तो रहता है। जी। देखो मतलब ऐसे आप इजीली म्यूजिक तब नहीं समझ पाओगे कि हाँ अभी इसके पीछे मैं ये करूँ क्योंकि बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास। अगर आप एक साल, अब मानो आप 3 महीने अगर आपने कहीं म्यूजिक सीखा है तो आपके पास बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है कि इसमें 4 कॉर्ड्स होते हैं, ये होता है, ये होता है। बट अगर आप वही आपने 3 साल 2 साल करा है तो आपके पास भंडार बहुत कुछ होता है। आप सोच सकते हो कि इसके साथ ये। तो यूजुअली जब कोई स्टार्ट करता है और तब अगर बीट्स के बारे में सोचता ना, तो मुझे नहीं लगता कि तब वो खुद सोच पाएगा। उसे एक प्रोड्यूसर की ज़रूरत पड़ेगी, एक इंसान की जो बीट ज़्यादा समझता है। एक होता है कि मैं यहाँ बैठ के म्यूज़िक बना सकता हूँ, मैं गाना लिख सकता हूँ, मैं गाना गिटार पे या किसी कीबोर्ड पे कंपोज़ कर सकता हूँ। और एक इंसान होता है जो स्टूडियो में बैठ के सबसे पहले बीट ही बना रहा है। वो उसने पहले बनाया, ठीक है। अब उसके ऊपर कोई आदमी गाना गा ले। तो यूजुअली या तो ये होगा कि पहले मैं गाना बनाऊँ, मैंने एक मेलोडी बनाई और फिर मैं उनको जाके दूँ और फिर वो उस पे बीट बनाए। तो टू वे प्रोसेस है कि मतलब या तो वो पहले आपको दे या वो आपको दे, और म्यूज़िक ऐसे चलता है। बट इन द बिगिनिंग मुझे लगता है हाँ, प्रॉब्लम होगी थोड़ी। बीट्स हाँ, जस्टिफाई करने में। जस्टिफाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी भी म्यूजिक आर्टिस्ट के, अगर हम इंडियन क्लासिक की बात करें स्पेशली, तो जितने भी मैंने सिंगर्स देखे हैं उनकी लाइफ में एक ठहराव, उनकी बातों में एक ठहराव बहुत ज़्यादा इंटेंस रोल प्ले करता है। और जब वो म्यूजिक लिखते हैं और उसे जब गाते हैं तो वो ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है, वो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है। तो वो ठहराव कैसे आता है और उसके पीछे की जर्नी क्या रहती है? भाई ये बहुत मुश्किल सवाल है तो बोलूँगा, जी। क्योंकि मैंने भी लाइफ में अभी बहुत टाइम से मैं ठहराव के पीछे ही भाग रहा था। मुझे म्यूज़िक मैंने बचपन से शुरुआत से नहीं सीखा था, मुझे बहुत गॉड गिफ्टेड ही है। जब मैं स्कूल में जब पहली दफ़ा गाया था तभी मेरे को सर ने बोल दिया था कि आपको कुछ भगवान का दिया हुआ ही है, जिसको बोलते हैं आवाज़ में खनक होना। मैं जब शुरुआत में गाता था तो मेरी आवाज़ में वो हरकत बहुत जल्दी आती है, पर मेरी आवाज़ में रुकना बहुत थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वो मेरा अंदर से था पहले से गले में। तो मैंने जब क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, और ये ठहराव का सबसे मेन पार्ट ये है कि आप आपके पर्सनैलिटी में सबसे पहले कितना चेंज लाते हो। पहले मैं बचपन में बहुत मस्तीखोर हुआ करता था, बहुत इधर-उधर की करना, ये सब वो सब। अभी मेरी लाइफ़ में बहुत ठहराव आ गया। अब मैं काम करता हूँ, अब मैं घर आता हूँ, मैं सीधा अपना खाना खा के वापस सो जाऊँगा, ये सब नॉर्मल लाइफ है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ठहराव है, अगर आप एज अ पर्सन बहुत ठहरे हुए हो, तो वो आपकी क्राफ्ट में दिखता है। आपकी क्राफ्ट जो है आपका मिरर है, मुझे लगता है। आप जिस तरीके के इंसान हो, आप जो थॉट सोचते हो, आप उस तरीके का ही म्यूजिक बनाओगे, उस तरीके से ही लोग को कनेक्ट करोगे। अगर मैं बहुत कुछ वायलेंटली सोचता हूँ तो मैं मे बी कुछ उस तरीके का म्यूजिक बनाऊंगा जो वायलेंट है, जो बहुत फास्ट है, और मैं उन्हीं तरीके के लोगों को फिर अट्रैक्ट करता हूँ। पर अगर मैं ठहरा हुआ आदमी हूँ और मैं क्लासिकल म्यूजिक गा रहा हूँ तो मैं उन तरीके के लोगों को अट्रैक्ट कर पाऊंगा। पर ठहराव लाने के लिए मुझे लगता है एक ज़िंदगी तो लग जाती है। और एक्सपीरियंस भी। हाँ, एक्सपीरियंस भी लगता है और ज़िंदगी। बट ये बहुत सच बात है कि क्लासिकल म्यूजिक में आपको ठहराव की बहुत 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 ज़रूरत है। अगर आपके पास ठहराव नहीं है तो लोग आपको सुन समझ नहीं पाएंगे, आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर उनके लिए चलता रहेगा वो। अगर आप कुछ चलाए जा रहे हो, लोग कनेक्ट कम करवाते हैं उसके साथ, लोग वाइब करते जाएंगे आपके साथ ऐसे 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 करते जाएंगे। बट अगर आप उनको रुकने के लिए बोलोगे नहीं, उनको रुकाओगे नहीं, तो वो समझ नहीं पाएंगे, आपके साथ कभी रुक नहीं पाएंगे वो। तो ठहराव किस तरीके का? एक आपकी लाइफ में ठहराव आता है जब आपका मोशन ही चेंज हो जाता है, आपका वे ऑफ लिविंग ही चेंज हो जाता है, आपके आसपास के लोगों से आप जुड़ना बंद कर देते हो या ज्यादा जुड़ने लग जाते हो। एक ज्यादा जुड़ना भी ठहराव की कंडीशन है। हाँ। जब आप लोगों की डीप थॉट्स को भी समझने लग जाते हो कि वो कोई चीज बोल रहा है, जैसे आप अभी मेरे से बात कर रहे हो, तो आपके बोलने के पीछे का इंटेंशन क्या है, क्या वो ठहराव, या इंडिविजुअली आपके थॉट्स को आप अलाइन कर देते हो, वो वाला ठहराव? यार दोनों तरीके से आता है, मुझे लगता है ये दोनों बातें बहुत सच है। मेरा मानना ये है कि अगर मैं 10 लोग बैठे मेरे साथ कमरे में, और अगर मैं 10 के 10 की बात सुन रहा हूँ, और मैं बैठ के सबकी बात सुन के समझ रहा हूँ और फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो वो ठहराव है। और अगर मेरे साथ कोई बात बोल रहा है और मैं उसकी बात लगातार बोले जा रहा हूँ कि हाँ 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 हाँ, कट कर रहा हूँ, वो ठहराव नहीं है। वो लाने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे लगता है ना, दुनिया में आजकल सबको कुछ ना कुछ बोलना है, पर सुनना किसी को नहीं। अगर आप किसी को ये बोलो ना कि आप सुबह सिर्फ 1 घंटा कुछ लगाओ और आप सुनो इसको बैठ के, बहुत मुश्किल है लोगों के लिए वो करना। रादर देन उनको बोलो ना कि 1 घंटा आप बस बोलते जाओ इसके बारे में, तो वो बोलते रहेंगे,
सबको अपने, क्योंकि अगर आप किसी को ये बताना ही बैठते हो ना कि यार ब्रो यार मेरी लाइफ में इतना दुख है यार, ये चल रहा है, तो सामने वाला बोलता है अरे भाई इतना कुछ नहीं, मेरे पास जाता है। मेरे पास जाता है। तो उसमें भी कंपटीशन है। तो हम्म। ठहराव ऐसा है कि मतलब आप आपके अंदर कैसे ला सकते हो वो आप ही को देखना पड़ेगा। या तो आप एकांत में चले जाओ। जी। अब एकांत में जाने का मतलब भी ये नहीं होता कि आप ठहराव में हो। एकांत में जाने का मतलब आप एकांत में हो, आप अलग हो चुके हो। हम्म। फिर आप दुनिया से जुड़ना नहीं चाहते हो। ठहराव का एक मतलब ये भी होता है कि आप 1000 लोगों के बीच में बैठे हो पर आप शांत हो। आप उस केओस में भी अगर आप काम हो तो आप ठहरे हुए हो। अपने थॉट्स को आपने अलाइन कर लिया है। एग्जैक्टली अगर आप सब आपके थॉट्स आपके बिलीव्स आपके बहुत क्लियर है तो आप रुके हुए इंसान हो। पर अगर आप आपके दिमाग में मान लो आपने कुछ एक थॉट बनाया हुआ है कि यार मैं यहाँ से यहाँ कूद सकता हूँ, ये इतने डिस्टेंस से मैं जंप इसको क्लियर जी। कर सकता हूँ, ये आपके दिमाग में बहुत क्लियर थॉट है, आपने बहुत सालों से बना रखा है। बट अगर कोई एक इंसान आए और आपको इस मैनिपुलेट कर ले कि भाई शायद तू ये नहीं कर सकता है, अगर आपके दिमाग में 1 मिनट को भी अगर ये आया ना थॉट कि यार ये नहीं होगा, तो मतलब आप उतना उस पर्सनैलिटी में आप इवॉल्व नहीं हो पाए, अभी आपको समय लगेगा। क्योंकि अगर कोई एक इंसान आगे आपको कुछ बोल रहा है और अगर आपके उस पर बिलीव्स हिल गए तो आपको फिर इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत आती है कि आप खुद में देखो, आप समझो कि ऐसा क्यों हुआ, उसके बोलने से मैं क्यों घबरा गया, क्योंकि मेरे बिलीफ तो थे ना, मैं तो सोचता था मैं कर सकता था, मैं करता था भी, और उसने आगे मुझे डराया तो मैं नहीं कर पाया। वो तो वाला वहाँ थॉट भी प्रोसेस ठहराव बहुत भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। भैया जैसे ठहराव हो गया, तो ठहराव से जुड़ा एक क्वेश्चन है, जब आप एक गाना बनाते हो तो आप उस गाने को पहले खुद फील करते हो? क्योंकि अगर एक सिंगर एज ए सिंगर या म्यूजिक कंपोजर आप अगर उस गाने को खुद फील नहीं कर पा रहे हो तो ऑडियंस आप कनेक्ट नहीं कर सकते उस पर। तो इनिशियल फेजेस में जब आप गाना बनाना सीख रहे थे, संगीत को समझ रहे थे, तो तब वो चीज कितनी मुश्किल होती है एक सिंगर के लिए गाने को फील करना? यार मतलब मुश्किल तो होती है बट मेरे लिए टचवुड बहुत इजी रहा है। मतलब इजी नहीं कह सकता मैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं जब भी गाता था शुरुआत से गाने, तो मैं हमेशा दिल से ही गाता था। मेरा कभी शुरुआत में ये मोटिव नहीं था कि मैं गाऊं, मैं 4 लोगों की तालियां बटोर लूं। या मैंने जब म्यूजिक सीखना भी शुरू किया तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ना मैं बहुत बड़ा बन जाऊं इसमें, मैं म्यूजिक करके मैं बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊँ। ये थॉट कभी आया ही नहीं मेरे दिमाग में। मेरे को म्यूजिक करना पसंद था क्योंकि मुझे पसंद था, मेरे को बहुत प्रेम था इस चीज़ से और मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मेरे को अंदर से बहुत जॉय आता था इस चीज़ को करने में। तो इसलिए मुझे लगता था कि मेरे को उसमें इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा, क्योंकि मेरे को लगता है मैं आज जो भी गाऊंगा तो मुझे वो फील होता है। अगर मैं 2 लाइन भी लिख रहा हूँ या 2 लाइन में कुछ भी गाऊँ तो मैं वो फील करूंगा। चाहे अब जैसे मैं अक्सर जब भी गाना गाता हूँ ना, सबसे पहले मैं गाता हूँ मोरा सैया मुँह से बोल लेना। अब चाहे मेरा सैया मुझसे बोल रहा है या नहीं बोल रहा है ब्रो, बट मैं फील करता हूँ वो बात, क्योंकि मैं वो गा रहा हूँ और मैं समझता हूँ यार ये जिसने लिखा है वो ये फील कर रहा होगा कि उसका जब अगर उसका पार्टनर उससे नहीं बोल रहा है तो वो कैसा फील कर रहा होगा। तो मैं जब भी वो गाना गाता हूँ तो मैं उस तरीके से फील करता हूँ। बट इन द बिगिनिंग ये बहुत मुश्किल होता है। जिन लोगों के पास अगर फील का फैक्टर नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। आप जो गा रहे हो आपको वो फील करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कुछ भी गा रहे हो, आप किसी भी लाइन में आप प्रोनाउंसिएशन जो भी चल रहा है आपका, बट आपको फील करना बहुत ज़रूरी है। तो काइंड ऑफ एक एक वर्ड अगर आप एक सुर भी लगा रहे हो तो आप उस सुर को भी फील कर रहे हो, तो वो रहता है। हाँ ब्रो, मतलब सुर में तो इतनी शक्ति है, जैसे हमको गुरुजी हमारे बोलते थे जब हम सीखते थे कि ना अब तुम गाओ ऐसे ही घंटों बैठ के गाते रहो गाते रहो गाते रहो, पर जब तुमको एक सच्चा सुर लगता है ना तुम्हारे मन से, जब तुम कनेक्ट करते हो कहीं पे तो तुम ना हवा में उड़ जाते हो। तुमको ये फील नहीं होता है कि तुम जमीन पे हो, तुम थोड़ा ऐसा ऊपर हो जाते हो एंड यू क्लोज योर आइज एंड यू आर गॉन देन। कई दफ़ा देखना आप जब सिंगर्स परफॉर्म करते हैं या करते हैं उनकी आंखें बंद होती है, वो कहीं और होते हैं, उनको नहीं पता है कि वो अभी कहाँ गा रहा है बैठ के। उनके सामने लाख लोग खड़े हैं पर वो कहीं और ही गा रहा होता है, उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है जो वो गा रहा है, वो फील कर रहा है। और वो फील करना, वो कनेक्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और जब वो एक आर्टिस्ट उस स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसके लिए फिर कुछ हेल्ड बैक नहीं होता, फिर वो आगे जाता ही रहेगा जाता ही रहेगा। तो उसने म्यूजिक को फील कर लिया। जैसे मैंने अभी भी आपसे समझा कि आप म्यूजिक में एंटर करने से पहले ही म्यूजिक को फील कर रहे थे, तो इसीलिए आपको वो चीज इतनी ट्रबल नहीं की। हाँ एग्जैक्टली। तो आपने वो फीलिंग वाला फैक्टर पहले अपनी लाइफ में लाए, उसके बाद आप म्यूजिक में एंटर हुए। हाँ मैं बहुत टाइम फील किया, मैंने फिर खुद से ही सीखना चालू किया। जब मैं सीखना भी शुरू किया तो सीखने के एक पॉइंट तक मुझे आगे लगा कि अब मुझे लगता है कि मुझे कहीं जाना चाहिए और मुझे वहाँ जाके अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी चाहिए। क्योंकि मैं शायद खुद से जितना सीख सकता था एक कमरे में बैठ के गिटार के साथ, मैंने उतना गाया, मैंने उतना सीखा, मैंने हर तरीके के गाने गाए। बट फिर मुझे लगा कि यार मुझे शायद स्किल्स में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखना शुरू किया। तो मैं 3 साल तक क्लासिकल म्यूज़िक सीखा सिर्फ मेरी स्किल्स के लिए, क्योंकि मुझे पता था फील तो मैं करता हूँ चीज़ें। मैं अगर आज कुछ भी गा रहा हूँ तो
आई कनेक्ट विद पीपल, क्योंकि मैं फील कर लेता हूँ, बट मेरी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए फिर मैं वहाँ गया। और यूजुअली ऐसा होता है कि लोग पहले स्किल्स डेवलप करते हैं, अपना गला तैयार करते हैं और फिर फील करते हैं चीज़ों को, तो वो दोनों प्रोसेस है, बट मेरा पहले वो हो गया था पहले फील वो वाला। तो भैया जैसे आपने ये सॉन्ग म्यूजिक में आना आपकी टीनेज फेज से स्टार्ट कर दिया था, राइट? तो उस फेज में आपके इमोशंस एकदम से अलाइन नहीं होते हैं। जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है और जब आप कॉलेज फेज में अपने दोस्तों के सामने अगर परफॉर्म कर रहे हो, एक फोटो खिंचाना भी इतना मुश्किल हो जाता है कि आप स्माइल कंट्रोल नहीं कर पाते हो आपकी, तो एक गाना तो बहुत ज्यादा हेक्टिक रह जाता है। तो ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में रहा है इन कॉलेज फेज जब आप दोस्तों के सामने परफॉर्म कर रहे हो और वो करने नहीं दे रहे हैं? बहुत बारी होता है ब्रो। मतलब पहले जब मैं शुरू किया था तो भी मैं घर पे अकेले बैठ के इसलिए गाता था क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं मुझे लगता है मेरे शायद 1.5-2 साल तक तो मेरे पापा मम्मी ने कभी सुना भी नहीं था मैं कैसा गाता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कमरे में लॉक करता था और गाता था और मेरे को बहुत शर्म आती थी तब कहीं भी गाने में। तो पहली बारी जब मैं बाहर निकल के कहीं गाया 2-3 लोगों के सामने, तब तक मैं इतना तैयार हुआ अपने अंदर ही कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आ गया कि अगर मैं गाऊंगा तो ये 4 लोग मुझे बैठ के सुनेंगे। तो डिस्ट्रैक्शंस तो यार लाइफ में ऐसा है कि वो वैसे भी नहीं है कि लोग आपके साथ मजाक कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं मुझे लगता है, अगर आप गा रहे हो आज के टाइम पे भी सबसे मेन डिस्ट्रैक्शन ग्लैमर होता है आपकी लाइफ में। अगर आप कुछ भी, क्योंकि ये फील्ड भी वैसी है कि आप लोग सबसे ज़्यादा इसमें डिस्ट्रैक्ट होते हैं लोगों के लिए आज भी ये परसेप्शन है, जो कि मतलब मुझे बहुत अनॉय करता है परसेप्शन की लड़के लड़के भी नहीं, इन जनरल लोग म्यूजिक इसलिए करना सीखना चाहते हैं कि ये ना आपको बहुत सारी अटेंशन देता है दुनिया से। अगर आप कहीं बैठ के अगर आप एक गाना गा रहे हो या गिटार बजा रहे हो ना, तो दुनिया में लोग एक सबसे पहले इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अटेंशन देता है आपको लोग देखने लगेंगे, लोग आके बात करेंगे आपसे, बात वो लाइफ का मुझे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन लगता है। क्योंकि अगर आपने बस शुरू ही किया है और अगर आपको कहीं बैठ के 10 लोग आके साथ में आपके गा रहे हैं और सुन रहे हैं ना, आप ये फील करने लगते हो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और जो कि गलत बात नहीं है, बट 10 अज्ञानी लोग जब आपको बोले कि आप बहुत अच्छे हो तो उसका मोल इतना नहीं है जब कोई एक ज्ञानी आदमी अगर आपको बोले कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो वो डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा है, उससे मुझे लगता है वो बचना चाहिए। और मेरी लाइफ में भी अगर डिस्ट्रैक्शन आए थे तो मुझे तो सबसे पहले ऐसे डिस्ट्रैक्शन ही मिले थे कि भाई मत कर क्योंकि मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे अभी बचपन से लेके भी जितने दोस्त हैं इस बिल्डिंग से भी और बाहर कॉलेज स्कूल में भी, कोई म्यूजिक में कुछ नहीं रखता था रुचि। हमारे स्कूल में मैं ही एक मेरा स्टूडेंट था मेरी क्लास का जो कि म्यूजिक रूम जाता भी था, जिसका कुछ नाता था संगीत से, बाकी किसी का कुछ नहीं था। तो वो उस मेरे को डिस्ट्रैक्शन हमेशा यही मिले थे कि लोगों से बहुत ऐसा हेल्ड बैक आया था कि कोई सेंस नहीं है इसमें। और क्योंकि मैं फिर 10th के बाद मैंने पीसीएम ले ली, पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस, फिर मैंने कॉलेज भी वही स्टडीज थी मेरी, तो मैं ऑड वन आउट था उन सब जगह पर, है ना। आप साइंस कर रहे हो, आप ये पढ़ रहे हो और फिर आप साथ में म्यूजिक भी कर रहे हो, तो लोग आपको बोलते थे या तो ये कर ले या वो कर ले। तो मेरी लाइफ के डिस्ट्रैक्शन हमेशा मेरे को लोगों ने हेल्ड बैक करके दिए हैं। तो इन लोगों की बातों का आपको क्या लगता है, जैसे अगर आपको कोई बता रहा है कि मत कर, तो काइंड ऑफ वो खुद उस बात को मीन भी करता है क्योंकि उसने काइंड ऑफ अगर समझा भी है जो आप करना चाह रहे हो, क्योंकि लोग डायरेक्टली बता देते हैं कि नहीं करना है या करना है, बट वो चीज को समझते नहीं कि इसका फ्यूचर क्या है, इसका पास्ट क्या रहा है, और वो चीज के बिना एक पॉइंट है नहीं करना है या करना है, तो वो कैसे फील करते हो? क्योंकि हर इंसान आपके लिए सही भी नहीं बोलता है और हर इंसान गलत भी नहीं बोलता है, तो आपको एनालाइज करना और उस इंसान को कैसे समझे। 10 लोग हैं तो 10 में से एक इंसान को कैसे समझे कि वो उसने फील किया है जो वो बोल रहा है। ब्रो मैंने तो हमेशा ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आपको आकर इंसान 10 लोगों के साइड में जाकर हटके जब आपको ये बात बोले, और आप बहुत दफ़ा आप लोगों की आंखों में फील कर लेते हो, आप कुछ कोई इंसान आपके साथ किस लिए आपको पता रहता है, आपकी आंख में आके अगर वो बोल रहा है कि ये बात है, तो आपको कई दफ़ा तो लग जाता है कि ये सच बात है और आप थोड़ा हेल्ड बैक हो जाते हो। तो यार मुझे लगता है सबसे पहले आप अपने पे मानो, आप लोग मत सुनो लोगों की। आप बहुत ज़्यादा होता है कि लोग आपको ना किसी भी एक डायरेक्शन में भटका सकते हैं। भटकाना मतलब उसने भले आपको बहुत अच्छे तरीके से बोला होगा कि वो मीन करता होगा कि भाई तू ये मत कर, तू ये कर, तू इसमें बहुत ज़्यादा करेगा, बट क्यों? लॉजिक क्या? हाँ तुम्हारी लाइफ है ना, तुम जीने आए हो। और मुझे लगता है लाइफ है भी कुछ नहीं, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस दैट यू टेक। आप छोटे से बड़े लेके आप कितने गलत डिसीजन लेते हो
और वो गलत लेते 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 आप कब सही डिसीजन लेते हो वो आपकी लाइफ। आपको ज़िंदगी में अगर हमेशा कोई एक इंसान उंगली पकड़ के, या अगर आपको कोई इंसान हमेशा ये आके बताने वाला रहेगा कि तू ये कर, ये सही है, ये गलत है, तो आप बहुत सफ़र करोगे उसमें, क्योंकि फिर आप हमेशा एक कंधे ही ढूंढते रहोगे, मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि जब आपको लोग बोल रहे हैं 10 चीज़ें ना, आप अपनी इनर वॉइस पर ही बिलीव करो कि आपकी इनर वॉइस आपको क्या बोल रही है। अगर चाहे आपसे बहुत कुछ अच्छे इंसान भी आकर बहुत अच्छी बात बोल दें, बट अगर आपका दिल नहीं मान रहा वो करने में, तो आप मत करो, आप उस पर कभी जाओ ही मत, आप उस चीज़ को कभी सुनो ही मत। और मेरे केस में तो ऐसा था, मैं इतना ब्लिस्ड आउट था, मैं इतना मतलब प्यार मगन था मैं इतना कि म्यूजिक में, कि मेरे को लोग जब बोलते भी थे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मुझे था कि यार भाई मैं तो कर रहा हूँ देखो, और मेरे को नहीं पता ये मुझे कहाँ ले जाएगा, बट मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं एटलीस्ट इन सब चीज़ों को लेके दुखी तो नहीं हूँ। और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फ्लेक्स ही है अभी लाइफ में कि मैं अगर पूरी, जैसे मैं अभी पूरा दिन कुछ काम कर रहा हूँ, मैं रात को अभी शोज़ करने जाऊँगा, मैं रात को 2-3 बजे भी आऊँगा या उससे भी लेट आऊँगा मे बी, मैं पूरा एग्जॉस्ट हो जाऊँगा, बट मैं कभी भी वापस घर पे आके मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार ये बहुत गलत नौकरी है, या ये बहुत गलत जॉब है, या ये मुझे नहीं करना। मैं बहुत खुश हूँ वो काम करके, चाहे मैं अगर उसके लिए मेरे को ट्रैवल करना पड़े 2 दिन यहाँ 2 दिन वहाँ। मैं ऐसे शोज़ बाहर भी करता हूँ, जब मैं ट्रैवल करता हूँ बहुत हेक्टिक हो जाता है आना जाना, बट फन है वो, लाइफ का मेरा बहुत मज़ेदार फेज़ है कि मुझे अच्छा लगता है। रादर देन मैं अगर सुबह 9 to 5 करूँ, जो कि 90% लोग करते हैं कंट्री में, और फिर 6 बजे आके अपनी नौकरी को गाली देते हैं कि ये तो नौकरी अच्छी नहीं है, क्यों कर रहे हैं, हम पैसों के लिए कर रहे हैं, तो वो फिर मज़ा भी नहीं है। आप अपने दिल की सुनो, और बेस्ट है आप जहाँ जा सकते हो खुद से जाओ। कुछ गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, लाइफ वापस आपको मौका दे देती है, करते रहो ट्राई, इसमें सुनना नहीं है किसी का। हाँ, तो भैया आपको पर्सनली किस जॉनर के गाने गाना पसंद है या कंपोज करना पसंद है? यार पर्सनली तो अभी तक ऐसा, मैं अभी तक मेरा जॉनर फाइंड ही कर रहा हूँ कि मुझे क्या जॉनर पसंद है। जैसे मैं अभी क्लासिकल सीखता हूँ, मैं गाता इंडिपेंडेंटली हूँ, कि जो मेरे मन में आता है, जिस भी थॉट के बारे में लिखना चाहता हूँ मैं लिखता हूँ। तो अभी मेरा, अगर मैं जॉनर बोलूँ तो वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही है। इंडी म्यूजिक। हाँ, इंडी म्यूजिक जिसको आप बोल सकते हो, जी। कि आप जब भी जो फील करते हो आप उसके बारे में गाना बनाओ, आप डालो। तो अभी तक तो ये जॉनर है मेरा। मैं बाकी लाइफ में एक्सप्लोर बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक भी सुनता हूँ, मैं दिन भर ऐसे हिप हॉप भी सुनने लगा हूँ आजकल, कि मैं इस पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ। बट मेरे को जो मन है ज़्यादा वो ये है कि मैं, जो मेरा वोकल बेस है जो मैं गाऊँ, वो थोड़ा क्लासिकल की तरफ झुक रहा हो, और जो बाकी म्यूजिक है मेरा वो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक हो। तो वो कुछ एक फ्यूजन क्रिएट करना चाहता हूँ मैं लाइफ में। अगर उस तरीके का मैं कुछ म्यूजिक बनाऊं तो मुझे लगता है वो मेरी लाइफ की विन हो जाएगी फिर। हाँ। तो जैसे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ हम्म कि जब मैंने पॉडकास्ट भी स्टार्ट करने का किया तो मैं हम्म 1-1.5 महीने हम्म सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पॉडकास्ट देखता था, हम्म और कुछ नहीं देखता था। पॉडकास्ट देखता था और उसमें भी मिलिट्री वाले, मुझे हम्म बस देखना है पैरा ऐसे सोल्जर हमारे और हम्म नेवी में। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी मिली, हमारे हम्म चैनल पे एक एपिसोड हमारा है हम्म इंडियन नेवी पर्सनल के साथ। हम्म तो वो मैंने करना मुझे वही था, बट जब आप एक फील्ड में घुसते हो तो हम्म आप एक पॉइंट के लिए नहीं घुसते हो, आपको हम्म अगर आप आए हो तो आपको फिर सारे जॉनर्स एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे आप म्यूजिक में आए तो हम्म आप क्लासिकल म्यूजिक, ठहराव वाले संगीत हम्म ज़्यादा पसंद करते हो, हम्म बट आने के बाद हम्म आपने किस टाइप के म्यूजिक एक्सप्लोर हाँ, किया? तो जब स्टार्टिंग में मैं म्यूज़िक सीख रहा था तब तो बहुत फ्री जॉनर्स पे चल रहा था। अभी फिर क्लासिकली मैंने सीखना शुरू किया, बट अब मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर करना शुरू किया। मतलब मैं स्टार्टिंग से भी जब म्यूज़िक सुनता था तो मैंने कभी ऐसा वो परसेप्शन नहीं बनाया कि ये म्यूज़िक अच्छा है, ये म्यूज़िक बुरा है। मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, जब हम कोई भी गाना सुनते हैं ना आज के टाइम पे, तो हम बहुत जल्दी जजमेंट दे देते हैं उस गाने को लेके कि ये गाना अच्छा है, ये गाना बुरा है। ऐसा कभी नहीं होता है। गाने सब अच्छे होते हैं। मतलब अगर आपको गाना पसंद नहीं आ रहा ना, तो वो ये बात है कि आप अभी उतने मैच्योर नहीं हो पाए कि आप वो म्यूज़िक समझ पाओ। हो सकता है। अब जैसे रैप म्यूज़िक होता है, हिप हॉप म्यूज़िक, मैं पहले शायद उसको कभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, और मुझे भी ये लगता था कि ये अच्छा म्यूज़िक नहीं है। आज के टाइम पे बहुत लोग ऐसे होंगे, 10 में से शायद 8 लोग होंगे बोलेंगे क्या इतना तेज़-तेज़ बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। बट जब आप उसको समझते हो, उस म्यूज़िक को, वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं, तब आप उसको रिलेट कर पाते हो और आप समझते हो कि हाँ। तो मुझे लगता है ना, म्यूज़िक भी पूरा एक्सेप्टेंस का ही खेल है। आप जितना म्यूज़िक सुनते हो और आप एक पॉइंट पर आकर उसको एक्सेप्ट करो ना कि हाँ ये है, और आप उसको अगर 10 दिन सुनो, 11वें दिन आप उस म्यूजिक को पसंद करने लग जाओ। बट क्या हम पहली स्टेट हमारे या तो एक्सेप्टेंस की होती है या डिनाइल की होती है। हम पहला सुन के लग देते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मैं सुनूंगा, ये मैं नहीं सुनूंगा। तो ऐसा है। तो मैं म्यूजिक तो स्टार्टिंग से सब कुछ सुनता था, पर अभी आजकल मैं बहुत कुछ सुनने लग गया हूँ। आजकल मैं सबसे ज़्यादा तो मैं लिरिकल सुनता हूँ। कुछ भी अगर मैं गाना सुन रहा हूँ तो सबसे पहले उसके लिरिक्स क्या लिखे गए वो सुनता हूँ, और उसके बाद प्रोडक्शन वाइज अगर देखो तो मैं बहुत कुछ ईडीएम टेक्नो बहुत सुनने लगा हूँ आजकल, जो कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल होता है, बट मुझे बहुत पसंद आता है तो आजकल उसमें कोई टेक्नो। आर्टिस्ट गा नहीं रहा है,
सिर्फ हाँ इंस्ट्रूमेंट बज रहा है? हाँ, इंस्ट्रूमेंट अच्छा भी नहीं, वो एक कंसोल है, उस अच्छा। पे एक आदमी ही सारी आवाज निकाल रहा है। ओके। दुनिया भर के आप जितनी भी साउंड सुन रहे हो उसमें, चाहे वो किसी के बात करने की आवाज है, चाहे वो बीट बज रही है, चाहे ड्रम्स बज रहे हैं, चाहे गिटार बज रहा है, वो एक ही इंसान बजा रहा है। तो वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है, क्योंकि वो एक आदमी खड़ा होकर अगर सारी आवाज निकाल पा रहा है दुनिया की, तो वो भी बहुत एक स्किल है, क्योंकि मुश्किल है वो सारी आवाजें निकालना, उनको अलाइन करना और ये सब करना। तो मुझे वो भी बहुत पसंद है। और आजकल मैं सबसे ज़्यादा हिप हॉप ही सुन रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हिप हॉप सुनने लग गया हूँ मैं। रैप वैप के अंदर मन चला गया है मेरा ज़्यादा थोड़ा। आपको म्यूजिक की आदत कब से लगी? म्यूजिक की सुनने की, आदत, हाँ, आने की नहीं, सुनने की आदत कब से लगी, किस एज से लगी? सुनने की यार, मेरी पता है म्यूजिक की सबसे कोर मेमोरी है, जब मैं गाँव जाता था तो गाँव में एक वीसीडी प्लेयर होता था, हम्म, और मेरे सिर्फ अंकल जो थे तब एक गाने चलाते थे उस पे, और जो मेरी कोर मेमोरी है वो गाना था हिमेश रेशमिया का फिर हेरा फेरी मूवी है शायद, या हेरा फेरी, हाँ उसमें जो गाना कितने अरमान मान हाँ मान मान हाँ, मान, वो गाना मैंने बहुत इतना वायरल सुना सॉन्ग है है, बहुत बहुत। वायरल। और वो मैंने सबसे पहली बारी कहीं मैंने सुना था कि म्यूजिक ऐसे सुनते हैं, कि आप सीडी लगाकर, आप स्पीकर्स पर बैठकर आप म्यूजिक सुन रहे हो ना, तब आपको हिट करता है वो म्यूजिक क्या होता है। उससे पहले ऐसे या तो फोन पे ऐसे लगा के सुना है या टीवी में देखा है, तब वो समझ नहीं आता था। पर जब मैंने पहली बार उस स्पीकर में बैठ के सुना म्यूजिक, तो मेरे को एकदम हिट हुआ कि बहुत सारी चीज होती है। फिर आप, वो इंसान बोल रहा है वो बात भी नहीं, पर वो जो वो बीट एक बज रही है, क्लैप आप उसके साथ भी ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो वो मेरी कोर मेमोरी है। वहां से मैंने सुनना शुरू किया। और उसके बाद मुझे लगता है जो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था वो था जब शाहरुख खान की मूवी आई थी रब ने बना दी जोड़ी, और उसका जो गाना था रब ने बना दी जोड़ी, तो वो मुझे बहुत, उस पूरी मूवी के बैकग्राउंड में बार बार रूप कुमार राठौड़ ये गाना गाते हैं, तो वो सुन के भी मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुझ में रब दिखता है मैं क्या करूँ, वो वाला गाना। उसके बाद से फिर मैंने सुनना तो शुरू कर दिया, कि अब समझ आने लगा मुझे कि क्या पसंद आता है क्या पसंद नहीं आ रहा था उस टाइम पे, तो वहाँ से सुनना 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 बहुत चालू किया। और एक टाइम के बाद शायद फिर मैंने गिटार सीख लिया था 10th क्लास के बाद, फिर मैं म्यूजिक में एंटर हो गया था फुली। तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा म्यूजिक को लेकर? यार बिगिनिंग में तो थोड़ा नहीं था, बिगिनिंग में थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मतलब अब वो हम बचपन से सुनते आ रहे थे पापा से कि बेटी जो है डॉक्टर बनेगी, बेटा इंजीनियर बनेगा, और ये बहुत क्लियर था हम दोनों के माइंड में। और बेटी डॉक्टर बन भी गई। बन गई। बेटा ही इंजीनियर नहीं बना। तो एक्चुअली यार वो था कि पापा को भी कि ये सब होना चाहिए। और 10th के बाद ही मैंने म्यूज़िक, 10th के बाद 3 महीने की छुट्टी पड़ती थी स्कूल में, तब मैंने कैंप वैम्प में म्यूज़िक गिटार सीखना शुरू किया, और तब से मेरे को म्यूज़िक का बहुत शौक लग गया। बट फिर बहुत टाइम तक था वो एक आता रहा क्लैश कि नहीं नहीं तुम पढ़ाई भी करो ये करो, तो स्टडीज़ मैंने कंप्लीट करी उनके कहने पर, जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे किया। बट जैसे अभी एक मैं जाकिर खान का एक इंटरव्यू देखा था, जाकिर खान एक बहुत सच बात बोलते हैं, कि वो बोलते हैं कि ना आपके माँ बाप कभी आपके सपनों के खिलाफ नहीं होते, आपके पैशन के खिलाफ नहीं होते, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते हैं। तो फिर मैंने यही थॉट था मेरे दिमाग में, तो मैंने एक टाइम के बाद जो है शायद उनको यकीन दिला दिया कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया। एक टाइम के बाद जब मुझे लगता है मैं कॉलेज में था, आफ्टर इन 3rd ईयर आई गेस, तो मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया था। मैं अभी मेरे को बहुत टाइम हो गया, एटलीस्ट 3-4 साल हो गया, मैंने घर वालों से कभी पैसे नहीं लिए किसी भी चीज़ के लिए, तो उनको भी यकीन हो जाता है फिर कि हाँ अब सिक्योर स्पेस में है, तो फिर वो आपको सपोर्ट करने लगते हैं। फिर उन्होंने मेरे को एक टाइम के बाद, मेरी बैचलर्स होने के बाद, उन्होंने मेरे को पूरी तरीके से सपोर्ट किया कि तू मास्टर्स कर म्यूजिक में, नाउ यू डू योर म्यूजिक, तेरे को जिस तरीके से करना है तो वो कर, तू म्यूजिक ही करना चाहता है तो म्यूजिक ही कर, जो भी है। तो वो पर एक स्टेज तक लाने के लिए वो बहुत टाइम लगता है मुझे लगता है, और ये सबके साथ होता है कि पहला स्टेज जो है हमारी लाइफ में माता पिता डिनाइल ही देते हैं। अगर आप उनको बोलो कि ये करना है तो वो मना ही बोलेंगे। आपको उनको यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ मैं इस पर सच में बिलीव करता हूँ, और मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ इस चीज़ के लिए। अगर उनको ये दिखता है तो फिर वो खुश रहते हैं। बाकी स्टार्टिंग में तो थोड़ा क्लैश तो था। और मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक ही नहीं, किसी भी फील्ड में आपको जाना है तो अगर आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो फैमिली काइंड ऑफ सपोर्ट ही करती है, अगर वो बिल्कुल ही पथेटिक फील्ड है। हाँ। उसके अलावा कोई भी फील्ड है, तो अगर आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और अगर हाँ। आपके पेरेंट्स को लगता है कि आपने उस पर मेहनत की है, आपने काम किया है, तो वो शायद ही मना करते हैं आज की जनरेशन में तो काइंड ऑफ। हाँ, मतलब ब्रो अभी मैंने जितना जितना लाइफ देखी, मैं जितना लोगों से मिला हूं ना, मैंने एक चीज तो देख ली कि अगर आपको सिर्फ घास काटना भी आता है ना जिंदगी में, पर अगर आप घास ऐसी काटते हो कि दुनिया में आपके जैसी कोई नहीं काट सकता है, तो आपको दुनिया उसके लिए पैसे देगी।
आपको दुनिया में कहीं से भी लोग बुलाएंगे और पैसे देंगे और उसके लिए करेंगे और सब कुछ आपकी वैल्यू है, बट आपको यही है कि आपको थोड़ा बेटर देन दी रेस्ट करना है। अगर दुनिया जिस भीड़ में चल रही है उसी भीड़ में आप भी चल रहे हो, अगर आप भी एक भीड़ में लग गए कि मैं ऑफिस में जाऊं और मैं उसी ऑफिस की तरह मीडियोकर रिलेटेड काम करूं, तो फिर सेंस नहीं उसका। मतलब क्लासरूम में भी होता था ना, क्लासरूम में भी मैंने ये ऑब्जर्व किया इतना टाइम स्कूल से बाहर निकलने के बाद कि हमेशा होते थे टॉपर्स बच्चे होते थे या बिल्कुल ही बैक बेंचर्स होते थे। इन्हीं बच्चों का नाम होता था हमेशा, या तो एवरेज की कोई हाँ एवरेज की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप देखो तो, कि अगर आप कुछ एवरेजली कर रहे हो तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा लाइफ में, और आप हमेशा वही सफर करते रहोगे एक जगह पे जगह पे। तो या तो आप चीज वही करो जिसमें आप बहुत बेस्ट हो और आप जिसके लिए बहुत ऑनेस्ट हो, तो आप वो करते रहोगे तो आपको फिर भी लाइफ में और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आप बना लोगे आपकी लाइफ में। बट अगर आप इसी चीज़ में चलते रहोगे कि हाँ हाँ ऐसे ही चलते हैं ऐसे ही चल लेते हैं, तो फिर अपना फाइनेंशियली सिक्योर हो पाओगे ना, आपके माता पिता को यकीन दिला पाओगे कि मैं कर सकता हूँ। तो थोड़ा बेस्ट काम करना पड़ेगा। तो इंसान एवरेज क्यों होता है? क्योंकि काइंड ऑफ उस पे ऐसा रहता है प्रेशर कि मैं कुछ नया करने जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, या मैं टॉपर तो बन नहीं सकता, बट मैं नया करूंगा तो 10 थॉट आएंगे क्यों कर रहा है। अगर स्टार्टिंग में करेगा तो गलत ही करेगा, बट वो फील तो करेगा वो जो कर रहा है। तो एवरेज क्यों, क्या उसके पीछे बर्डन रहता है एक एवरेज बनने के पीछे? अंडर कॉन्फिडेंस ब्रो, अंडर सबसे ज्यादा। क्योंकि आप अगर आप देखो क्लासरूम में अगर एक टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछता ना, आपको अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सवाल का जवाब पता है बट वो अंडर कॉन्फिडेंट है खड़े होके वो आंसर बोलने में। ये मैंने भी फील किया हाँ, है। अगर आप वो अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आप लाइफ में हमेशा सफर करोगे, आप कुछ नया नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ ना बहुत मैं स्टार्टिंग से ही देखता हूँ, जैसे कि आज हमारे बचपन में अगर हम छोटे बच्चों को देख ले हमारी फैमिलीज में, अब कोई जैसे छोटे बच्चे को हम बोलते हैं ना कि अंकल आए इनको नमस्ते बोल, तो बच्चा पर्दे के पीछे भागता है, वो मम्मी पापा के पीछे छुपेगा। क्यों? उसको हमने कभी सिखाया नहीं कि लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है। उसको हमने ये नहीं बताया कि अगर तुमसे कोई सवाल पूछेगा तो उसका जवाब कैसे देना है। हम उन चीज़ों से हमेशा कतराते हैं। हमको बस ये सिखाया है कि ना तुम ऐसे चलो, तुम्हारी आगे पीछे सब लगा दिया है, तुमको बोल रहे हैं, तुमको हाथ पकड़ के यहाँ बिठाएंगे, ऐसे चलो ऐसे चलो। तो वो जब तक ये करता रहेगा उसका वो कॉन्फिडेंस कम होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में जैसे ही कुछ आएगा कि मैं करने जाऊँ तो उसको यही आएगा कि यार ये तो मेरे को सिखाई नहीं कभी, मेरे को तो इतना अंदर ही रहना बोला है, तो वो ऐसे ही चलूंगा। तो वही है कि लोगों को कॉन्फिडेंट होना सबसे पहले सिखाना चाहिए, बच्चों को भी। कि अगर बच्चा बहुत कोई चीज करना चाहता है उसको बस छोड़ दो खुला, उसको बोलो यू डू योर थिंग, वो किल कर देगा लाइफ में। मुझे लगता है उसको जरूरत भी नहीं है किसी चीज की। सबसे मेन प्रॉब्लम मुझे लगता है अंडर कॉन्फिडेंस ही लोगों के बीच में, और वो टाइम के साथ ही आती है और बहुत ऐसे एक्सपीरियंस के बाद ही आएगी। तो भैया जितना मैंने समझा है, म्यूजिक में बहुत पावर है, और अगर हम हिस्ट्री भी उठाकर देखें तो म्यूजिक रिवॉल्यूशंस लाया है, और टाइम के साथ साथ म्यूजिक ने लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज किया है, लोगों का माइंड ब्लो हुआ है म्यूजिक सुन के। तो उस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, और आप कैसे देखते हो इस म्यूजिक को? बहुत सच बात है ब्रो ये। मतलब मुझे लगता है ना कि सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, आर्ट ही बहुत रिवॉल्यूशनरी लाया है। अगर आपकी आर्ट में कोई ऐसी बात है ना जो कि वो रिवॉल्यूशन लाना चाहती है, एक कोर काम होता था पहले आर्टिस्ट लोगों का, जो राइटर्स होते थे जैसे बहुत पुराने सादत हसन मंटो और ये सब, वो लोग जेल गए हैं। फैज़ अहमद फराज, ये लोग जेल गए हैं। इन लोगों ने पॉलिटिकली बहुत ऐसी चीज़ें लिखी है जिसके लिए लोग गए हैं। तो आर्ट रिवॉल्यूशनरी है और लोगों के पर्सपेक्टिव में चेंज लाता था। अब नहीं लाता है। मैं बताता हूँ अब इसका रीज़न क्या है, कि अब ना लोग वो आर्ट बनाते हैं जो आर्टिस्ट है जो कि लोगों को पसंद है। पहले आर्टिस्ट वो आर्ट बनाता था जो खुद को पसंद हो, और लोग उसको सुनते थे और पसंद करते थे और गेन करते थे। अब ऐसा हो गया है कि अब लोगों को जो चाहिए ना शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में जो उनको एंजॉयमेंट चाहिए, लोग वो देने के लिए बैठे हैं। कि अगर आपको 30 सेकंड का एंटरटेनमेंट लोगों को चाहिए तो लोग वो देने के लिए बैठे हैं। और पहले ऐसा होता था कि आर्टिस्ट अपने मन की करता था, अपने मन से चीज़ें लिखता था, उसके मन में जो आ रहा था लिखता था, तो वो बहुत रिवॉल्यूशनरी था और वो हमेशा चेंज लाता था। अब वो चेंज थोड़ा गायब होता दिखता है मुझे तो भैया आपने तो जैसे लाइव म्यूजिक बहुत किया है, लाइव शोज किया है, तो आप यूथ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। तो आपके पर्सपेक्टिव से यूथ का म्यूजिक टेस्ट कैसा है, और जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है आने वाले 10 साल में वो कहाँ स्टैंड करता है? भाई यूथ का टेस्ट तो बहुत गंदा है मतलब गंदा नहीं कह सकता, बट आज के टाइम पे यूथ वही सुनता है जो उसके मुंह पे फेंका जा रहा है ना। अगर आप मार्केटिंग देखो तो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है लोगों की कि वो कुछ भी देंगे आप सुनोगे। आपको नहीं भी सुनना है ना, आप चौथी रील स्क्रॉल करो आपको वही गाना सुनने का, बार बार आप वही सुनोगे वही सुनोगे वही सुनोगे। तो यूथ अब वैसा ड्रिवन हो चुका है, जिसको जो सुनाया जा रहा है वो सुन रहा है। और क्लासिकल म्यूजिक 10 सालों में मतलब मैं ऐसा चाहता तो नहीं हूँ कि बिल्कुल भी विलुप्त हो जाए, और शायद नहीं भी होगा क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि कर रहे हैं इसको और आगे बढ़ावा देंगे। बट मुझे जितना लगता है थोड़ा
लोगों के नज़र से जा रहा है, और अब लोगों की दिमाग में क्लासिकल म्यूज़िक बस इतना ही रह गया है कि कहीं सीरीज़ में कोई गाना आ गया क्लासिकली, किसी ने कुछ हरकत भी ले ली तो लोगों को लगता है क्लासिकल है, बट क्लासिकली कोर बहुत अलग म्यूज़िक होता है और वो सुनने के लिए किसी की क्षमता तो नहीं है मुझे लगता है। तो 10 साल में थोड़ा ऐसा मुझे लगता है डाउनफॉल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, बट म्यूज़िक के फील्ड में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्या पता कोई नया कुछ क्रेज़ी इंसान पैदा हो जाए जो कि सिर्फ़ क्लासिकल गाए 10 साल। नहीं, ये म्यूजिक टेस्ट में मैंने एक चीज फील की, हुँ, आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत रोल चल रहा है। हुँ, आपने एक म्यूजिक बनाया, हुँ, हुँ, उस म्यूजिक की एक लाइन या एक टोन भी किसी को पसंद आ गई, वो हुँ, हर इंसान की स्टोरी पे आ जाएगा, हर एग्ज़ैक्टली। मीम पे वो बैकग्राउंड सॉन्ग बन जाएगा। हुँ, और वो ऐसा नहीं है कि गाने में दम नहीं है, बट वो गाना को जस्टिफाई नहीं करता है। सिर्फ एक टोन से आप गाने को जस्टिफाई हुँ, नहीं कर सकते। टोन आपकी हिट हो गई हुँ, तो आपका गाना हिट हो गया, हुँ, लेकिन जो इंसान उसके पीछे मेहनत कर रहा है हुँ, हुँ, उस गाने को बनाने के लिए स्टार्टिंग से एंड तक, हुँ, उससे लेना देना नहीं। तो आजकल क्या म्यूजिक कंपोजर उस एक टोन को सेट करने के लिए गाना बना रहे हैं, उनका फोकस क्या है, पूरा गाने को फील करके बनाना या हुँ। एक टोन को ढूंढना कि वो वायरल हो जाए गाना। हाँ ब्रो, ये बहुत सच बात है। देखो, अगर 10 में से 7 लोग यही थॉट रख के हम्म, बनाते हैं गाना जी, कि उनको कुछ कैची बनाना है, हम्म, एज़ सून एज़ वो गाना बनाए और लोग सुने हम्म, और वो चल जाए गाना बस। हम्म, और 3, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं है, बट 3-4 लोग हैं अभी भी 10 में से, अगर मैं हम्म, प्रोबेबिलिटी देखूँ, कि वो सीरियस गाने बनाते हैं, जिनका आप पूरा गाना अगर 4 मिनट आप गाना सुनोगे तो ही आप फ़ील कर पाओगे कि गाना क्या है। वो म्यूज़िक क्या बनाया है उसने, उसने क्या बात कहना चाहता है। बट इसमें एक चीज़ भी है, जैसे कि गाना जब इतना चलता है ना कोई गाना, वो गाना इतना एक्सप्लॉइट हो जाता है, वो इतना हम्म, ओवरयूज़ हो जाता है कि एक टाइम के बाद आप उसको सुनना ही पसंद नहीं करते। आप वो गाना महीना, डेढ़ महीना इतना चला है, अब उसके बाद आप उस गाने को वापस पीछे जाके नहीं सुनना चाहोगे। मैं आपको बताऊँ तो अभी जैसे थोड़े टाइम पहले एक गाना आया था, बहुत अभी बहुत वायरल हुआ था वो गाना, सुनिया सुनिया नाम था उस गाने का, ठीक है? वो गाना इतना चला, उसके सिंगर का क्या नाम है? अभी अब मैं पूछूँ ना बहुत सारे जी, लोगों को नाम नहीं पता उसके सिंगर का। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने नहीं सुना है, लोगों ने बस वही एक रील सुनी है, लोगों के दिमाग में वही बैठा है और उसको चल के लोगों ने वही किया है बस। और अब वो गाना सुनने आपको नहीं मिलेगा। हम्म, वो 2 महीने चल गया गाना, अब लोग उसको बहुत कम, आपको कहीं आप जाके सर्च करोगे और हम्म, सुनोगे तो बात है, अदरवाइज़ अब आपको वो गाना कहीं नहीं दिखने वाला है। वो एक्सप्लॉइट हो गया इतना हम्म। बज-बज के। तो वो ट्रेंडी गाने की एक शेल्फ लाइफ होती है। एग्ज़ैक्टली। जब तक लोगों को पसंद आ रहा है, लोग उससे वाइब कर रहे हैं, तब तक हाँ, वो अपनी स्टोरी पे भी लगाएंगे, एग्ज़ैक्टली। रील्स में लगाएंगे, और हुँ, उसके बाद अगर कोई नया कैच मिल गया उनको वो उसको भूल तो जाएँगे भूल बस। जाएंगे। लॉन्गेटिविटी नहीं है गानों में। जैसे थोड़े टाइम पहले वो भी पसूड़ी भी बजा था। पसूड़ी बहुत 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 बहुत। हिट बजा था। अभी आपको सुनने ही नहीं मिलेगा वो गाना। और लोग अगर सुनेंगे तो भी सुनना नहीं चाहेंगे, अगर कोई हाँ, लगाएगा तो भी अब ऑफ ट्रेंड हो नहीं, गया है वो, वही क्योंकि खत्म हो चुका है। वो जो जो हिट था उसका जो वाइब थी, अब वो मैनेज हो गायब गया। हो चुकी। लॉन्गेटिविटी गाने नहीं है। तो भैया इंडिया में हुँ, म्यूजिक का कितना स्कोप है। हुँ, 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 अगर कोई सिंगर नहीं भी बनना चाहता, हुँ, 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 उसे एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पसंद है, उसे हुँ, बस उस इंस्ट्रूमेंट से प्यार है, हुँ, वो हुँ, गिटार हो सकता है, तबला हो सकता है, पियानो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हुँ, तो इंडिया में फाइनेंशियली जो हुँ, अपन बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, हुँ, हुँ, क्या है उस फील्ड में हुँ। अगर उसको एंगेज करना है तो? देखो, म्यूज़िक की मेन प्रॉब्लम अभी क्या है ना, लोग अभी इसमें, अगर आप कुछ एक तरीके से पैसा ढूँढ रहे हो या आप स्टेबिलिटी ढूँढ रहे हो, तो वैसा कुछ है नहीं। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम्म, अगर आपको बहुत कोर अगर कुछ चाहिए कि मुझे ठोस से ठोस चीज़ चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक म्यूज़िक टीचर बन सकते हो और यू कैन बी अ प्रोफ़ेसर, अगर आप एक स्टेबिलिटी ढूँढ रहे हो लाइफ़ में। बट मुझे लगता है जब आप एक जिस दिन आप ये चूज़ करते हो ना कि आपको आर्टिस्ट बनना है, उस दिन आप ये फैक्ट ही डिनाई कर देते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी। जी, क्योंकि एक म्यूजिशियन की लाइफ ही होती है ना, वो घूमेगा पूरी ज़िंदगी, इधर-उधर शोज़ बजाएगा, वो लोगों से मिलेगा, वो नए-नए एक्सपीरियंसेस लेगा, तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। हम्म, बट क्या ये बोल सकते हैं कि अगर किसी इंसान को म्यूजिशियन बनना है, एक इंस्ट्रूमेंट से प्यार है, तो वो उसमें ग्रो करेगा? डेफिनिटली कर सकता है। उसको कुछ भी, मैं वही वही बात है कि अगर आप बहुत कुछ कर रहे हो एंड यू आर डूइंग बेटर देन द रेस्ट, आप दुनिया में बहुत वैल्यू है आपकी, आप करते ही जाओगे। बट अगर आप स्टेबिलिटी ढूँढते हो, तो वो भी है कि आप किस तरीके का करियर चॉइस देख रहे हो। अगर आप ये देखते हो कि मेरे को मंथली पेमेंट आनी चाहिए कहीं से, हम्म, उस तरीके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो वो मुश्किल है। उसके लिए मुझे लगता है अब गवर्नमेंट काम कर रही है। अब उन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसीज़ आई है उसमें म्यूज़िक भी एक सब्जेक्ट है, कोर जी, सब्जेक्ट है, नाउ यू कैन चूज़ एनी सब्जेक्ट, और उसके बारे में आपको पढ़ाएँगे। तो एजुकेशनली हो रहा है। मेबी अब जॉब्स निकलेगी ज़्यादा, लोग जॉब इसकी तरफ भी ड्रिवन जाएँगे, और मुझे लगता है फ्यूचर अब यही है, क्योंकि देखो अभी 60% यूथ है इस कंट्री का और गवर्नमेंट जॉब्स हमारे पास 3% है दोस्त। तो आप अगर सब के सब भी उसके पीछे जा रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा लाइफ में,
और आप हर जगह पर स्टेबिलिटी नहीं देख सकते। और मेरा तो मेन एग्जाम्पल मैं इन लोगों को यही देता हूँ कि अभी थोड़े टाइम पहले कोविड आया था, तुमको ये भी नहीं पता था कि तुम अगले दिन जिंदा रहने वाले हो नहीं। तुमने तुम्हारी स्टेबिलिटी कुछ नहीं कर पाए, तुम स्टेबिलिटी का भी। द पीपल हु हैड देयर लॉन्ग टर्म जॉब्स, जिनका रिटायरमेंट के प्लान्स थे, जिनका ये था, उनके पास भी नहीं रही स्टेबिलिटी, है ना। एवरीथिंग गॉन अवे। तो आप, मुझे लगता है कि आप जब आर्टिस्ट बनने जाते हो स्टेबिलिटी मत देखो, आप सबसे पहले देखो आपकी आर्ट कितनी रिच है। अगर आपकी आर्ट बहुत रिच है, आप उसमें बहुत अच्छे हो, आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, डेफिनेटली पहुंचोगे। तो भैया अपना भी ऐसा टॉपिक उठा लिया कोविड-19, तो उस पे जैसे कि लोगों की लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। लोग अपने डियर वंस को खो रहे हैं। आज आप जानते भी नहीं हो कि अब खुद देखते हैं, हम जहाँ रहते हैं चाइना में कोविड है और अपने अपार्टमेंट में भी कोविड वो आ गया था। तो ऐसा सिचुएशन थी और उस टाइम पे एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, मत कर माया को अहंकार। तो एक तो जोन ऐसा था, उसके बाद ये सॉन्ग आया तो लोगों ने बहुत कनेक्ट किया उससे, क्योंकि लोग सब पैसों के पीछे, सक्सेस के पीछे भाग रहे थे और एक ही बार में सारी वैनिश होती हुई दिख रही थी। तो म्यूजिक इतना इम्पैक्ट ला सकता है या म्यूजिक और भी ज्यादा इंटेंस हो सकता है इस सिचुएशंस में? मुझे लगता है ना, जब लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएगी, ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कियोटिक हो जाएगी लाइफ में जब चीज़ें, तब ना ऐसा म्यूज़िक या तब कोई आर्ट फॉर्म ही आपकी हेल्प कर पाएगा आपको, क्योंकि कोई और चीज़ लाइफ में इतनी सुकून नहीं दे पाएगी ना। आप चाहे अब बंगलों में बैठे हो, आप आपके खुद के आइलैंड में बैठे हो, पर आपको पता है कि आप इधर लॉक हो, एक डिजीज है बाहर, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपको सुकून नहीं देगा। बट अगर आप उस इन्वायरमेंट में बैठकर अगर आप कुछ एक गाना सुनोगे या आपको एक मूवी देखोगे अच्छी, तो ही आपके दिल को सुकून मिलेगा। और तो म्यूजिक और आर्ट मुझे लगता है यही काम करते हैं कि जब भी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा आपकी केओटिकनेस बढ़ जाती है, जब भी लाइफ बहुत ज़्यादा हसल्ड हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा फंस रहे हो आप कहीं, तो उन चीज़ों के लिए म्यूजिक हमेशा तैयार रहता है। मुझे लगता है आप कभी भी कुछ भी सुनो, अब ये गाना भी जैसा है, ये गाना भी बहुत पुराना कबीर ने लिखा हुआ है। अब कबीर ने कब लिखा होगा ये गाना, कब, किस ज़माने में? सोच, कोविड से तो मतलब बहुत अरसों सालों पहले वो गाना तब भी रेलेवेंट था, वो गाना आज भी रेलेवेंट है और आने वाले 100 सालों में भी रेलेवेंट होगा, है ना। तो वो लॉन्गिटिविटी है और मेरे को लगता है कि ये सारी चीज़ें जब जब दुनिया में बहुत ज़्यादा ऐसा जुल्म बढ़ेगा, चीज़ होगा, तो म्यूजिक और यही सब चीज़ें हेल्प करेगी, मुझे लगता है। म्यूजिक सिचुएशनल बेस्ड होता है और कुछ म्यूजिक होते हैं वो हर सिचुएशन में काम आ जाता है, जैसे आप बता रहे हो। तो वो म्यूजिक तो रहेगा लोगों की लाइफ। जॉनर चेंज हो जाएंगे, सिंगर चेंज हो जाएंगे, आर्टिस्ट का तरीका चेंज हो जाएगा, पर म्यूजिक तो रहेगा। म्यूजिक रहेगा ब्रो। और अब मुझे लगता है ना, जैसे कि कोविड से पहले हमारी लाइफ बहुत स्लो थी, हम इतने फास्ट नहीं जा रहे थे। अभी जैसे कितना टाइम हो गया कोविड गए? 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, बट अभी भी लगता है कल की बात है वो, कि हम कितना तेज मूव किया उसके बाद। लाइफ बहुत फास्ट गई है हम सब की। तो अब चीज़ें तो चेंज होती रहती है, अब फास्ट जा रहे हैं। अब हम लोग जॉनर्स चेंज कर लिया हमने, 30-30 सेकंड के गाने सुनते हैं अब हम 10 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं, हाँ नहीं तो यूं यूं यूं, स्वाइप अप स्वाइप डाउन हो गया है। रिलेशनशिप भी अब स्वाइप राइट या स्वाइप लेफ्ट पे मिलता है, इट इज़ दैट ईजी नाउ। तो अब चीज़ें तो मतलब बहुत फास्ट जा रही है, बट हाँ, इनको रोकने के लिए, रोकेगा तो नहीं, चीज़ें बदलती रहेगी, बट उसके साथ साथ म्यूजिक भी ग्रो होता रहेगा, मुझे लगता है, एवरी डे। तो भैया जैसे आपका यूथ को क्या एक एडवाइस रहेगी जो 10th 12th पास है और म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसे कैसे रास्ते, जैसे आप बता रहे हो गवर्नमेंट भी आजकल बहुत इन्वॉल्व हो रही है, और उनको पर्सनली क्या फील करना चाहिए म्यूजिक को लेकर, उनका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? सबसे पहले जब मुझे लगता है कि आप जो भी चीज़ करने जा रहे हो, पहले उसके बारे में अपने आप को नॉलेज गेन कर लो उसकी सारी, कि आप किस चीज़ में घुस रहे हो। नॉट एज इन कि आप खुले गा भी रहे हो, वो बात भी नहीं, आपको पता होना चाहिए आप क्या गा रहे हो, आप क्या बजा रहे हो। तो उसकी नॉलेज लेना, उसकी एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मुझे लगता है कि अगर आप एज अ म्यूजिशियन ही ग्रो करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप उसकी एजुकेशन लो। और आप वो भी मत सीखो कि आप लोगों को अटेंशन गेन करना चाहते हो, है ना। सबसे पहले बच्चों के दिमाग में यही होता है कि हम गिटार ले लेते हैं और सबसे पहले वही सीख लेते हैं, जो कि मैंने भी किया, बट मैं उसको गलत ही बोलता हूँ। क्योंकि अगर मैंने गिटार से नहीं शुरू किया, अगर पहले तानपुरा सीखा होता मैंने ज़िंदगी में, या मैंने क्लासिकल सीखा होता, तो आज मैं कुछ और कर रहा होता लाइफ में। मैं मतलब मेरा जो ग्राफ है शायद कहीं और होता अभी, बट मैंने वो सीखा पहले। तो मैं चाहूँगा कि लोग पहले क्लासिकल म्यूज़िक सीखें, क्योंकि वो उसकी ज़मीन बहुत बड़ी है। मतलब अगर आप गिटार सीखते हैं, आप इंग्लिश गाने सीखते हैं ना, वो सब समा जाएंगे अगर आप एक बार क्लासिकल सीख लें।
अब मैं सब गा लेता हूँ, अब मतलब ऐसे फ्लेक्स नहीं कर रहा बट अब ऐसा है कि मैं गा लेता टाइम हूँ। के साथ आपने हाँ, डेवलप किया है वो क्योंकि चीज़। मैंने जो सीखा है उसकी ज़मीन बहुत लंबी है, हम्म, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत कुछ समा जाता है। जैसे हमको बोलते हैं कि जब हम रियाज़ करना शुरू भी करते हैं ना, तो सबसे पहले ओम बोलते हैं हम, ठीक है? अब ओम जो है वो साउंड ऑफ द यूनिवर्स है, अनहद नाद है, उसको अब आप कभी बंद नहीं कर सकते हो। अगर आपको सबसे पहले शुरू ही आप ओम से कर रहे हो, तो सोचो उसकी ज़मीन कितनी बड़ी है। आपको कोई और म्यूज़िक में या किसी भी तरीके से गिटार पे कोई नहीं बोलेगा ओम बोल के बताओ। सब आपको बोलेंगे तानपुरा लगाओ और आप ओम बोल रहे हो, अगर आप वो ओम भी फील कर रहे हो, आपके अंदर वाइब्रेशन आते हैं और आप फील करते हो बहुत सारी। तो यूथ के लिए यही है कि आप जब भी कर रहे हो, और तो सबसे पहले दिमाग में तो ये मत रखो कि मेरे को फेमस होना है इसलिए कर रहा हूँ मैं, कि मैं बहुत फेमस हो जाऊँ, मैं इसमें पैसा कमा लूंगा। उसके लिए अगर आप म्यूजिक आना चाहते हो तो मत आओ, क्योंकि आप तब तक म्यूजिक आपको कुछ देगा ही नहीं। बहुत ऐसा होता है कि आप भले बहुत टाइम तक म्यूजिक को देते रहो, आप उसको सीखो, आप उसके लिए बहुत तपस्या करो, तब जाके आपको मिलना शुरू होता है उसमें, तब जाके आप रियलाइज करते हो कि आपका कुछ आया। तो फील्ड्स तो यही है कि आप 10th 12th, अब जब 10th के बाद आप म्यूजिक सेलेक्ट करो, आप ह्यूमैनिटीज़ में जाओ, आप उसके बाद बीपीए कर सकते हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप बैचलर्स करो, आप म्यूजिक सेलेक्ट करो, आप या तो गाना चाहते हो या आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हो तो वो करो। आप वेस्टर्न अगर आप म्यूजिक सीखना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश गाने भी गाना चाहते हो, तो वेस्टर्न के भी कोर्सेज है इंडिया में हमारे पास, बहुत बहुत अच्छा चीज़ है हमारे पास इंडिया में। अगर आप म्यूजिक सीखना चाहते हो तो आप म्यूजिक सीखो और आप उसमें ही ग्रो करते रहो। और मेन बात ये है कि आप, सबसे मेन बात, आप आपकी आर्ट जो भी है उससे बहुत ऑनेस्ट रहो। आप किसी भी फ़ायदे के लिए मत सीखो, आप बस इसलिए सीखो क्योंकि आप उस आर्ट से प्यार करते हो, और आपको तो फिर दुनिया तो आपके कदमों पे है, ऐसा कह सकते हो। तो भैया अभी मैं जैसे क्वेश्चंस वगैरह हम्म, डिसाइड कर रहा था क्या है, तो जैसे अभी गैप ले रहे अपन, हम्म, तो अंदर से मम्मी की एक रिक्वेस्ट आई है और उन्होंने मैसेज भी किया है कि बीच बीच में गाना भी चलता रहना चाहिए। तो बीच बीच में तो नहीं चल पाया क्योंकि अपनी कॉन्वर्जेशन इतनी डीप थी, मुझे भी फील नहीं हुआ कि अपन इतना डीप डाउन चले जाएंगे, जबकि अपनी बात हुई थी अपन ह्यूमर ह्यूमरस लाइन। रखेगा बहुत। बट जो होना है वो होता है। बट एक गाना है आपका ख्वाबों का सफर, हम्म, तो आप उसका कुछ लाइंस गा सके तो। हाँ ब्रो, गा तो सकते हैं बिल्कुल। और ये गाना है ख्वाबों का सफ़र। तो ये गाना कुछ ऐसा जाता है, अगर तुम लोगों को ये गाना पसंद आता है तो तुम लोग इसको कहीं भी जाके सुनो। दिस सॉन्ग इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, wherever you guys listen your music to। और ख्वाबों का सफर ले आया किधर, मंजिल बेखबर, काफिरों का शहर। हौसले से जीना मुझको तूने सिखाया है, ख्वाब बिन जीना मानो मौत ही ले आया है। कह दूं तुझे वो सब जो दिल ये सहे है, मुद्दत से जो इस दिल ने लफ्ज ना कहे है। तुझसे ही कहने को अब दिल ये करे है, सांवरे सांवरे, तुझको जपूं मैं निस दिन, तू ना मिला। क्या बात है। ऐसा कुछ गाना है। और तो भैया ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। यस ब्रो। और मैंने भी ये फील किया है, जैसे इतने साल से अपन साथ में रह रहे हैं बट इतनी अच्छी तरीके से हमने कभी कॉन्वर्जेशन की ही नहीं है। आई थिंक अपन खेलने आते हैं, नीचे खेलने बुला दिया, यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ कुछ कर रहे हैं, खेलने के बाद अंधेरा हुआ, फिर घर पे, फिर अगले दिन का वेट कर रहे हैं हम कब खेलेंगे। तो बात तो बहुत कम हुई है। सिर्फ अगर बात भी हुई तो मुझे गेम लेना है ये वाला, भैया वो पीसी पे ये गेम दिला दो, ये कर दो, वो कर दो, या ये तो वही चलता है। तो ये मुझे भी फील हुआ कि इतने टाइम से मैंने आसपास के लोगों को एक्सप्लोर किया, कि मेरे आसपास ऐसे लोग रहते हैं जिनकी ये जर्नी है। तो बहुत मजा है आपके साथ। और मैं ये नहीं कहूँगा कि एपिसोड है, ये एक पार्ट है। आगे अपन आपकी जर्नी के साथ जुड़ेंगे, जरूर। इनसाइड सीरीज पे भी हम लोगों को बताएंगे कि एक म्यूजिकल पर्सनालिटी कैसी होती है और उनकी क्या जर्नी रहती है। तो बिल्कुल आपके साथ कनेक्ट करेंगे और आपका टाइम और लेंगे। भाई मैं ये एक बात भी बोलना चाहता हूँ यार, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसलिए भी इस पे आया हूँ कि ना हम कुछ अलग कर रहे हैं लोगों से, एंड दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग, और बहुत अच्छी चीज़ है, हमको करना चाहिए। एंड वेरी ऑल द बेस्ट टू यू एंड टू ऑल द टीम, जो भी लोग काम कर रहे हो ब्रो, वेरी गुड, करते रहो।
और तुम लोग देखते रहो इनसाइड सीरीज और सपोर्ट करते रहो। ओके, थैंक यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। हम भैया के साथ एक म्यूजिकल जर्नी पर थे और आज मैंने फील किया कि मैं एक अलग ही जोन में था, क्योंकि ये मैंने म्यूजिक के बारे में इतना एक्सप्लोर किया नहीं था। तो आज जितना भी सीखा मैंने आपके साथ ही सीखा म्यूजिक को लेकर। तो आई होप आपने भी कुछ समझा होगा म्यूजिक को लेकर। सो स्टे ट्यून।